साथियों, जय भीम। मैं राहुल कुमार बहुजन संगठन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पे हम बात कर रहे हैं, ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले पीढ़ी को हमेशा याद रहेगी। जिस घटना ने भारतीय राजकारण में, अम्बेडकराइट मूवमेंट में एक इतिहास बनाया है, और इसी ऐतिहासिक चीज पे, ऐतिहासिक बात पे, ऐतिहासिक विक्ट्री पे आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्च को इस देश में 3 राज्यों के परिणाम घोषित हुए असेंबली इलेक्शन के। और उस इलेक्शन में पहली बार हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है, 7 सिस्टर के जो राज्य हम कहते हैं, तो वहां पे नागालैंड में पहली बार आरपीआई अठावले जी का जो पक्ष है, जो पार्टी है, उसने 2 सीटें हासिल की। अब ये 2 सीटें हासिल करना, ये अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब पूरे देश में मान्यता प्राप्त ऐसे सबसे बड़े महानायक है, और उस महानायक ने बनाई हुई पार्टी या सोची हुई पार्टी जो है वो आरपीआई, और उस आरपीआई को लेके चलने वाले बहुत सारे गुट महाराष्ट्र में, भारत में काम कर रहे हैं। और आज आरपीआई आठवले ने जब ये विक्ट्री हासिल की नागालैंड में 2 सीट लाकर, तो ये अपने आप में एक इतिहास बना है। हम जानते हैं कि जहां पे एक चमार बेल्ट है, जहां पे एससी का एक बेल्ट है, वहां पे बहुत सारे जो परिणामों का यश आना बहुत इजी है। लेकिन हम जब जहां तक हम सोचते हैं कि ईशान्य भारत में जहां पे आदिवासी जमाती है, वहां पे एससी का कोई बेल्ट नहीं है, और ऐसे प्रदेशों में जब कोई आरपीआई का गठ या आरपीआई पार्टी या बाबा साहब का नीला निशान लेके जब हम कोई विक्ट्री लेते हैं, तो ये अपने आप में एक इतिहास बनता है। और इस इतिहास के एक जो नायक है वो आज हमारे साथ है, जिन्होंने इस विक्ट्री को बनाया है। वो विक्ट्री बनाने के लिए, वो विजयी रथ बनाने के लिए जिन्होंने बहुत पसीना सींचा है, जिन्होंने बहुत कष्ट किए हैं, मेहनत की है, ऐसे ही उस विक्ट्री के एक नायक मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। मैं जिनका स्वागत करता हूँ, निकारजी जी, विनोद जी निकार जी, जो जय भीम सर। जो ईशान्य भारत के आरपीआई अठावले गढ़ के जो एक वहां के प्रभारी है। उन्होंने महाराष्ट्र से जाकर 10-15 सालों से वहां पे काम करते हुए आज ये विक्ट्री हासिल की है। तो जानते हैं कि एग्जैक्टली जब हमने 2 तारीख के चुनाव में जब नागालैंड में 2 सीटें देखते हैं आरपीआई के नाम पे जब हमको दिखी, तो सचमुच एक अम्बेडकराइट होने के नाते हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन इस गर्व के साथ बहुत सारे छोटे बड़े सवाल भी हमारे मन में पैदा हुए, कुछ शंकाएं भी आई। क्योंकि जहां महाराष्ट्र में या केंद्र में आप बीजेपी के साथ खड़े हो, तो हमें भी लगा कि क्या आप यूपी में बैठे हो या स्वतंत्र लड़े हो, या किस तरीके से आपने ये हासिल किया है। तो बहुत सारे सवालों में हम थे। और जब हमने सोचा कि इस बात पे जब तक हम आपसे सविस्तर जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हमारी कोई राय नहीं बनाएंगे। आपसे मिलकर ही, आपसे बात कर ही हम कोई राय बनाएंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको इस विक्ट्री पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए आपको मंगल कामना व्यक्त करता हूं। तो आप बताइए इस विक्ट्री के बारे में, ये विक्ट्री आखिर कैसे मिली, और मतलब ये विक्ट्री क्या थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुजन संगठक इन्होंने मुझे यहाँ बुला के जो मेरा मान सम्मान किया, उनका मेरे तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और राहुल जी, आपने जो इस जगह पे मुझे बुला के एक मौका दिया है, उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू यू। एंड मुझे सब आज बहुजन संगठन के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी भाई और बहनों, राहुल जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इस जगह पे क्वेश्चन किया है। तकरीबन राहुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में महाराष्ट्र में हम लोग अलायंस में है। एनडीए का घटक पार्टी है, लेकिन इलेक्शन में नॉर्थ ईस्ट रीजन में या महाराष्ट्र छोड़ के बाकी किसी भी जगह पे भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अलायंस में नहीं होती है, नहीं लेते हैं।
तो हम लोग अपने पार्टी के बलबूते पे ही हर जगह पे लड़ते हैं। बीजेपी के साथ में अलायंस में महाराष्ट्र छोड़ के बाकी किसी भी जगह पे बीजेपी में अलायंस में हम लोग नहीं जाते। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2016 में भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसके बाद में 2-3 बार इलेक्शन खेले थे भी इंडिपेंडेंट अपने पार्टी के नाम से खेले थे। और आज भी नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में भी हम लोगों ने अपनी पार्टी का खुद के सिंबल पे इलेक्शन खेला है। जहाँ विक्ट्री हुआ है, हिस्ट्री हुआ है नागालैंड में, वहाँ भी अपना जो पार्टी के नाम का जो सिंबल था वो गन्ना किसान था, जो मराठी में ऊस शेतकरी बोलते हैं, गन्ना किसान। और मेघालय में हमारा पेन नीब विथ 7 रेस था। और त्रिपुरा में हेलमेट था। ऐसा 3 अलग अलग जगह पे हम लोगों को सिंबल मिले थे। लेकिन नागालैंड में जो सिंबल मिला, वो सिंबल के आधार पर हम लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से जीत हासिल हुई है। गन्ना किसान ये हमारा स्पेशल सिंबल था और उसी के ऊपर हमारा 2 कैंडिडेट वहां जीत के आए हैं। और गर्व की बात यह है कि वहाँ हम लोगों ने 8 कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसमें से 6 कैंडिडेट अपने जबरदस्त फाइट कर रहे थे। उसमें से 2 जीत के आ गए और 4 कैंडिडेट सेकंड नंबर पोजीशन पे रहे। राहुल जी। और इसमें ये राहुल जी। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं कंटिन्यू करना है मुझे। जी करिए करिए। अच्छा ओके, तो हम लोगों ने जैसे कि अभी ये विक्ट्री, कोई हिस्ट्री जब बनती है या कोई भी सक्सेसफुल जब सक्सेस होता है, उसके पीछे बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है। जी ऐसा इजी किसी को नहीं मिलता है, नहीं, कोई ये भी हिस्ट्री इजी नहीं होती संघर्ष है। में हमको समझना है। मैं सबसे पहले एक बात बताओ, मतलब पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोला कि एक अम्बेडकराइट होने के नाते, जब मैंने टीवी पे जब एक आरपीआई अठावले जी को जब 2 सीट मिली, जब हम देख रहे थे स्ट्रिप में या चुनाव आयोग के उस रिजल्ट में, तो हमें काफी मतलब बहुत गर्व महसूस हुआ, अभिमान महसूस हुआ यस, कि चलो थैंक ईशान्य राज्यों में हमको यश मिल रहा है। ये यू। यस काफी बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। तो यस जब आपको ये चीजें पता हुई, जब आप तो वहीं पे खड़े थे, आप देख रहे थे, यस। रिजल्ट देख रहे होंगे, आपके मन में भी कोई बहुत सारे चीजें चल रही होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब आपकी सीटें लगी तो आपके नेताजी को और आपको क्या महसूस हुआ, क्या गर्व महसूस हुआ? अभी ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रिपब्लिकन एक मूवमेंट की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की जीत थी। और मैं इसके लिए तकरीबन 7 ईयर से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। तकरीबन 16 से लेके हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। भारत भीम यात्रा के माध्यम से हम लोग आसाम में आए थे। तभी सम्मानीय रामदास जी आठवले साहब, उन्होंने जस्ट बात करते करते कहा, हम लोग खाना करने के लिए बैठे थे तभी के टाइम में, तो यह इस जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट बढ़नी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर जी का नीला झंडा या रिपब्लिकन मूवमेंट या बाबा साहब की कोई भी मूवमेंट यहाँ तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो यहाँ हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तभी सम्मानीय रामदास जी आठवले साहब ने हमारे सामने कहा था। और मैंने उनको उसी टाइम में बोला था कि सर मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ क्या, इस जगह पे काम कर सकता हूँ। तभी के टाइम में यहाँ कोई लोग नहीं थे, मतलब आसाम में थोड़े से लोग थे, लेकिन बाकी के राज्यों में कोई भी नहीं था। बाकी के तकरीबन 7 स्टेट्स है, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ऐसे जगह पे कोई भी अम्बेडकरी मूवमेंट, अम्बेडकर राइट मूवमेंट, वहाँ अम्बेडकरिज्म की मूवमेंट, नीला झंडा कुछ भी नहीं चलता था। तो हम लोगों ने 2016 में यहाँ आना शुरू किया और काम करना शुरू किया। स्टार्ट में तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। यहाँ के लोगों के साथ में बात करते वक्त लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता था और लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समझाने के लिए बहुत बड़ा तकलीफ होता था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, छोटे छोटे किस्से हैं। मैं बता सकता हूँ कि स्टार्ट में मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे आ गए हैं। जैसे कि मैं माइनॉरिटी का एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ, जो कि जब मुस्लिम कम्युनिटीज में मैं धुबरी करके एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से, गुवाहाटी से तकरीबन 200 किलोमीटर के अंतर पे है, वहाँ एक मैं मीटिंग लिया था। और माइनॉरिटी के बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग वहाँ थे। तो मैं, मेरा मीटिंग होने के बाद एवरी टाइम मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, आरपीआई जिंदाबाद, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, ऐसा नारा देता हूँ। और उसी टाइम मैंने भी नारा दिया। तो कुछ युवा वर्ग जो मुस्लिम समाज का था, वो उसमें से कुछ 20-25 लड़के लोग बाजू में आ गए और मुझे बोले कि अरे भाई,
ये तो आप जय भीम का नारा दे रहा है, यहाँ तो तकरीबन 99% मुस्लिम समाज यहाँ रहता है, और आप जय भीम का नारा देते हैं तो यहाँ तो ये नहीं चलेगा। मैं बोला क्यों नहीं चलेगा भाई यहाँ? तो बोलते आप महाभारत के भीम का जय जयकार कर रहे हैं तो हमारे मुस्लिम एरिया में कैसा चलेगा? अरे मैं बोला जी। ये महाभारत का भीम का नहीं है। उनको फिर मुझे ये घंटा तक लेक्चर देना पड़ा कि बाबा जय भीम ये अलग है, ये भीम अलग है। तब क्या जाके बात वहाँ है। बड़े पैमाने में वहाँ के युवा वर्गों ने मुझे वहाँ एक्सेप्ट किया, और आज तक मेरे साथ में वो लोग हैं। उसी जगह पे जब मैं जाता हूँ कम से कम 2000, 3000, 5000 तक लोग मुझे कम से कम मिलने के लिए आते हैं। कोई मीटिंग लगती है तो 20,000, 30,000, 40,000 तक की मीटिंग, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग उस जगह पे हुई है माइनॉरिटी एरिया में। तो क्या बात इसलिए है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा ये बहुत ही बड़ी विचारधारा है। सिर्फ लोगों तक पहुंचाना अपना काम है। जब जिस जगह पे भी पहुंचेगा वो वहां क्रांति करेगा। नहीं, सही बात बोले आप। जब तक ये मतलब बाबा साहब एक क्रांति है, बाबा साहब एक यस, बार पहुंच गए तो क्रांति अपने आप आना शुरू हो जाएगा, जिसका यस, उदाहरण यस, आप खुद एक मतलब एक बुनियाद आपने रखी है ईशान्य यस, भारत में। यस, तो यस। मैं यही समझ रहा था कि क्या आपको एक विश्वास था कि आप इस इलेक्शन में, जहां पे हम महाराष्ट्र में इतना संघर्ष कर रहे हैं कि सीटें चुन के आए, तो ईशान्य भारत में ये विक्ट्री या जो भी है आपने एक्सपेक्ट की थी? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं थोड़ी सी संरचना के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जी जी रीजन और महाराष्ट्र, और जी यहाँ की सोशल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट्स, ऑल बेस के ऊपर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। जी। जैसा कि महाराष्ट्र डेवलप्ड स्टेट होने के कारण भी वहाँ कास्टिज्म जो है, जात व्यवस्था जो है, पूरा हम्म डिपनेस तक है। और हम्म सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट में जब मैं काम करना चालू कर दिया हम्म, तो ये एक चीज मुझे बहुत ही बढ़िया से यहाँ महसूस हुआ कि यहाँ कास्टिज्म बहुत कम है। यहाँ जात के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया नहीं जाता है, या ज्यादा से ज्यादा मतलब जो रेशियो उसका अगर देखेंगे तो बहुत माइनर है। तो जैसा कि नागालैंड देखते हैं तो क्रिश्चियन स्टेट है, पूरा 100% क्रिश्चियन स्टेट है। मेघालय क्रिश्चियन स्टेट है। मिजोरम क्रिश्चियन स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ बुद्धिस्ट है, और लोकल वहाँ का रिलीजन भी है। उसके बाद में असम में माइनॉरिटी 33% है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी 33% है। उसके बाद में ट्राइबल कम्युनिटी है, बहुत अच्छा तरह से असम में है, और जनरल कम्युनिटी। ऐसा जब अलग अलग स्टेट में हम लोग जब अलग अलग डिवाइडेशन, उनके अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल स्टेट्स यहाँ है, प्रभावी ट्राइबल स्टेट में हम लोग काम कर सकते हैं। असम में हम लोग माइनॉरिटी पकड़ के या जनरल कम्युनिटी, मेरे साथ में अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मणिपुर में जो कैंडिडेट लास्ट ईयर में हम लोगों ने खड़ा किए थे, उसमें से 9 कैंडिडेट थे, और 9 कैंडिडेट में से 8 कैंडिडेट हमारे मैतेई समाज के थे, मैतेई कम्युनिटी। जो कि जी मैतेई कम्युनिटी वहाँ जनरल कम्युनिटी है। जी मैतेई मैतेई कम्युनिटी या वहाँ जनरल कम्युनिटी में आती है। और 9 में से 8 कैंडिडेट हमारे जनरल कम्युनिटी के थे, और ये कैंडिडेट जी हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का था मणिपुर में। वहां भी हम लोगों ने लास्ट ईयर में एक सीट हमारी 183 वोट से, और बाकी की 2 सीट एकदम नॉर्मल वोट से वहां हार गए। 3 सीट हम लोग एकदम पूरा मतलब लास्ट फाइट तक हम लोग थे। लास्ट में हम लोग हमारे हाथ से वहां से मतलब सक्सेस नहीं मिला, हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था, मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा, इस जगह से कहीं ना कहीं जगह से अपना सीट जीत के आ सकता है, इसका मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैंने जब सर्वे किया, कुछ कैंडिडेट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया, कार्यकर्ताओं को कुछ जगह पे टिकट दिया, तो उसके बाद में मैंने फोकस ज्यादा से ज्यादा नागालैंड पे किया, क्योंकि त्रिपुरा और मेघालय में मुझे थोड़ा सा मतलब फील्स आया नहीं, वहां से कोई जीत के आ सकता है, कुछ कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नागालैंड पे किया। नागालैंड में हमारे पास जो उम्मीदवार थे, हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, ते बहुत ही स्ट्रांग कार्यकर्ता थे, और सभी अंगों से उनका लोगों से के साथ में संपर्क हो, फाइनेंशियली पोजीशन हो, और उनका काम करने का तरीका, ये तो लास्ट 3 ईयर से 4 ईयर से हम लोग वहाँ उन लोगों को एक दूसरे को हम लोग देख रहे, प्लानिंग कर रहे। तो ये अच्छा कैंडिडेट थे, तो वहाँ हम लोगों ने फोकस किया। तो गारंटी तो था, एक तो जीतने का 100% गारंटी था। लेकिन नागालैंड की जनता ने बहुत ही बढ़िया से रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा को एक्सेप्ट किया है, और 8 में से 6 कैंडिडेट हमारे बहुत अच्छे तरह से विजय की तरफ से कूच कर रहे थे, उसमें से 2 जीत के आ गए। इससे बहुत बढ़िया मुझे महसूस हुआ कि नागालैंड का जीत होने के बाद में मैं चिल्ला के उठ गया, क्योंकि मणिपुर में मैं बहुत मायूस हुआ था। मणिपुर में लास्ट स्टेप में सीट जाने की वजह से रियलिटी में मैं उधर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग मुझे सांत्वन कर रहे थे, मुझे आंखों में ऐसा ही आंसू आ गया, क्योंकि
रियलिटी सर तो आपको बताता हूँ राहुल जी, 16 से लेके मतलब लास्ट 22 मणिपुर का और अभी तक बहुत हम्म। बड़ा संघर्ष है। मैंने कभी ओपन नहीं किया, मतलब स्ट्रगलिंग बहुत खतरनाक स्ट्रगलिंग किया है यहाँ। नहीं, मैं समझ और सकता ये हूँ। दिखता नहीं है। और स्ट्रगलिंग मैंने बता के लोगों से, मैंने मेरे लाइफ में 1 रुपीज भी किसी भी अधिकारी को, महाराष्ट्र के या किसी समाज के लोगों को, ये मूवमेंट चलाने के लिए 1 रुपीज भी अभी तक नहीं लिया। ओनली 1 सिंगल रुपीज। जो कुछ भी कर रहा नहीं। हूँ मेरे बुद्धि से फंड जमा करता हूँ, मेरे से ही चलाता हूँ। मैं यहाँ चला रहा हूँ। सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब मुझे सपोर्ट एवरी टाइम सपोर्ट करते हैं। उनका आशीर्वाद है। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया, उन्होंने जो ट्रैक दिखाया, वो ट्रैक पे चलता रहता हूँ। मेरा एक फोन भी कभी मिस नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाबदारी है। मैं एक आधा मिस कॉल भी अगर मेरा गिरता है तो वो मुझे वापस रिटर्न मुझे फोन करते हैं। मैं जब जब भी बुलाता हूँ उनको मीटिंग के लिए, कभी नाम नहीं बोलते हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ा मेरे संघर्ष के बीच में या रामदास जाटोले साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे है, इसकी वजह से मैं कर सका हूँ। जी, मैं एक समझना चाहूंगा कि अभी जो तीन राज्यों के इलेक्शन हुए, तो वहां पे हाँ। आपके जो पार्टी ने कहाँ कहाँ पे कितने कितने सीटें लड़ी, और उसकी पोजीशन क्या थी, और स्पेशली मैं मेघालय से शुरू करूंगा, और उसके बाद में आपको वोट ऑफ परसेंटेज कैसे मिला मेघालय में। मेघालय में हमारे कैंडिडेट थे, 8 कैंडिडेट थे, लेकिन मेघालय में इतना परसेंटेज हम लोगों को अच्छा नहीं मिला है। कैंडिडेट नॉर्मल कैंडिडेट हो गए थे। उसके बाद में त्रिपुरा में 4 कैंडिडेट हमारे थे। त्रिपुरा हम्म। में भी इतना अच्छा वोट हम लोगों ने नहीं मिला, क्योंकि एक्चुअली 3 जगह पे, एक तो मैं जी। और मंत्री जी, मतलब सम्मानीय आठवले साहब और मैं, हम दोनों ही इस जगह पे घूमते हैं, मतलब लोगों में मिलते हैं। तो 3 स्टेट होने के कारण और बहुत लंबे लंबे है। जैसे कि हमें नागालैंड से अगर मेघालय में आना है तो कम से कम वहां से 7 और वहां से मतलब 7-8 घंटा, 9 घंटा का बाय रोड का रनिंग, या से अच्छा। त्रिपुरा जाना तो बाय फ्लाइट से, ऐसा था। तो ये 3 जगह पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सका था। तो अच्छा। लेकिन ये त्रिपुरा और मेघालय का कैंडिडेट देख के, उनका काम करने का तरीका देख के मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ तो रिजल्ट शायद नहीं आएगा। तो मैं ज्यादा फोकस नागालैंड में हूँ, मैं जाके उतर गया नागालैंड में। और पूरा अच्छा। नागालैंड में हम सम्मानीय रामदास जाटोले साहब, हम लोगों ने नागालैंड में फोकस किया। और जैसा जैसा मार्गदर्शन आठवले साहब ने किया, वैसा वैसा मैं करते गया, और आज ये विक्ट्री आ गया। अच्छा, नागालैंड में कितने ये किए, खड़े किए, और आपने जो चुनाव में जिनको हराया, तो हाँ। वो किन किन पार्टियों को हराया आपने, क्योंकि ये नागालैंड में हम लोगों मतलब ने, एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने किसको हराया, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। नागालैंड नागालैंड में ऑलरेडी एनडीपीपी नाम का एक वहाँ का लोकल पार्टी है, मतलब उस स्टेट का पार्टी है। जी, नेशनल डेमोक्रेटिक नेशनल। पीपल्स पार्टी करके है। तो वो एनडीपीपी एक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये दोनों का अलायंस है वहाँ। जब हम जी। लोग बीजेपी के साथ अलायंस की बात करने के लिए जब दिल्ली में सम्माननीय जेपी नड्डा जी के साथ में मिले थे, मंत्री जी और मैं, सम्माननीय रामदास जाटोले साहब और मैं, हम्म। तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑलरेडी एनडीपीपी के साथ में अलायंस हुआ है। इस हम्म। बार हम लोग आपको साथ में नहीं ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से फ्रेंडली फाइट कीजिए, आप अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। वहाँ एनडीपीपी और बीजेपी के साथ उनका अलायंस था, हमारा किसी के साथ में अलायंस नहीं था। हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से खेल रहे थे। और जो कुछ भी कैंडिडेट हमारे सामने हारे हैं, वो हम्म। एनडीपीपी और बीजेपी के अलायंस के कैंडिडेट हारे हैं। और हमारे अच्छा। कैंडिडेट ये दोनों के खिलाफ में थे। और जो 4 कैंडिडेट हमारे सेकंड नंबर में हुए हैं, वो भी एनडीपीपी बीजेपी के लोगों ने हमारे कैंडिडेट को हराया है, मतलब सेकंड नंबर में गए हैं। अच्छा, तो यस। ये सीधी फाइट मतलब एनडीपीपी और बीजेपी के आगे में थी। तो मैं यस यहाँ पे यस यस। बताना चाहूंगा एक कि जगह पे एक जगह लगभग। पे एक जगह पे तो जेडीयू के साथ में था। एक जगह पे सिर्फ जेडीयू के साथ में था। और जी। बाकी 3 जगह पे, जो 4 में से 3 जगह पे हम लोग एनडीपी और बीजेपी के फाइट में थे। जी, और मैं ये लोगों दो को जीत गए। यहाँ पे, हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि एनडीपीपी जो पार्टी है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है, वो और यस। बीजेपी, इन्होंने मिलके यहाँ नागालैंड में जो 60 सीटें थी, 60 सीटों में से जो 40 सीटें हैं जो एनडीपीपी लड़ी, और 20 सीटें जो है वो बीजेपी लड़ी। तो किसी और भी किसी पार्टी, अन्य पार्टी को उन्होंने अपने साथ में नहीं लिया, और मतलब आरपीआई पार्टी को भी उन्होंने साथ में नहीं लिया, और उन्होंने अपने बलबूते पे अपने कैंडिडेट खड़े किए, अपने कैंडिडेट खड़े करके उनको जिताया, और कुछ कैंडिडेट को सेकंड नंबर पे लाया। तो ये जो अभी वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर, या जो भी कैंडिडेट चुन के आए, इस आधार पर आपकी पार्टी की पोजीशन क्या बनती है नागालैंड में। तो अभी 2 एमएलए एक्चुअली का इलेक्शन कमीशन के रूल के आधार पर मिनिमम 3 एमएलए जीत के आना चाहिए कोई भी चाहिए स्टेट था। में।
और वोट ऑफ परसेंटेज में 6% वोट होना चाहिए। जैसे जी। अगर 2 एमएलए जीत के आते हैं और हम्म। टोटल वोट के आधार पर अगर 6% वोट मिलता है किसी पार्टी को, तो वो हम्म। राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है। आई हाँ। थिंक हम लोग तो अपील तो करेंगे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें बैठते हैं कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन हम लोग ये सिंबल को कंटिन्यूशन करने के लिए उनको डिमांड कर सकते हैं। और राज्य जी। पार्टी का दर्जा तो शायद इस बार नहीं मिलेगा, लेकिन 100% नेक्स्ट टाइम के चांस में श्योर हम लोगों को मिल जी। सकता जी। है। जी। 2 एमएलए आए हैं तो वोट ऑफ परसेंट भी अच्छा लिया है, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया में बैठना चाहिए उसमें क्राइटेरिया में शायद नहीं बैठेगा, नहीं ऐसा लग नहीं रहा नहीं बैठा है। फिर भी है। यस यस। मेरे मेरे मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास जो आंकड़े है, तो उसमें पार्टी का जो ये एक 5वें नंबर की पार्टी बन के उभर कर आई है हमारी पार्टी। यस 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 यस। यस बराबर। तो यस एकदम राइट। हाँ। और एक अभी ठीक है कि हम ऑलरेडी एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार इजीली बन रही है, तो बहुत सारा वहां पे निगोशिएशन को चांस नहीं है। फिर भी यस आपके कुछ मतलब जो स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि यस आठवले यस साहब जाने जाते हैं यस कि अपने कैंडिडेटों को मंत्री बनाने के लिए या मतलब वो उनको वो डिप्लोमेसी आती है, तो कुछ आप भी यस। कुछ वो करना चाह मैं रहे हैं। सीरियसली, मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि मैं सम्माननीय रामदास जाटोले साहब के नेतृत्व में काम करता हूँ। ही इज वेरी ब्रिलियंट लीडर इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जो कावेबाजी होती है, राजनीति में जो हम्म। धूर्तपना करते हैं, राजनीति में जो सिस्टम्स करना पड़ता है ना, वो सम्माननीय रामदास जाटोले साहब एकदम परफेक्ट राजनीति खेलते हैं। तो इसलिए हम्म। मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि ऐसे गुरु के अंडर में मैं राजनीति मतलब सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। सम्मानीय रामदास जाटोले साहब ने जब हमारे कैंडिडेट जीत के आने के पहले ही, जब हम लोगों ने इलेक्शन में स्टार्ट कैंपेनिंग हुआ था, तभी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे तो हम लोग एनडीपीपी बीजेपी को समर्थन देंगे, उनके सरकार को सपोर्ट करेंगे। और हमारे कैंडिडेट जिस जगह पे हम लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उस जगह पे तो हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। और जिस जगह पे हमारे कैंडिडेट नहीं है, उस जगह पे हम लोग बीजेपी और एनडीपीपी को समर्थन करेंगे। तो ये एक मुझे एक बात। पॉजिटिवनेस उनके मन में, हम लोगों ने सामने वाले के पार्टी के मन में भी ऐसा एक सॉफ्टनेस दिया था कि आने वाले टाइम में वो लोग भी हमें ज्यादा विरोध ना करें। अभी आपने 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, तो सम्माननीय रामदास जाटोले साहब जाके जेपी नड्डा जी को मिले, उन्होंने उनको समर्थन का पत्र दिया कि आपका सरकार बन रहा है तो हमारे हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो कीजिए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग आपका योगदान रहा है एनडीए के घटक पार्टी में, तो हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। तो अच्छा। सब लोग हम लोग आशा करके बैठे हैं कि कल जो वो सेरेमनी के लिए हम लोगों को बुलाया है, सम्माननीय रामदास जाटोले साहब को भी कल उन्होंने इनविटेशन अच्छा। दिया है। वो हम्म। सेरेमनी के लिए मैं भी जा रहा हूँ। शायद अपने कैंडिडेट को मंत्री पद मिल जाए, इस तो बहुत ही बढ़िया आशा से हम लोग जा रहे तो हैं। ये मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक बात होगी कि महाराष्ट्र के बाद यूपी के बाद या फिर पंजाब के बाद जो भी आरपीआई अम्बेडकराइट मूवमेंट है, इनके किसी यस कैंडिडेट को कहीं मंत्री पद का दर्जा मिलेगा। तो शायद यस ये यस यस मेरे जानकारी के हिसाब से, जो भी मेरी छोटी मोटी जानकारी, उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि ये चौथा यस राज्य होगा कि जहाँ पे, यस या यस फिर कर्नाटक कर्नाटक में यहाँ पे एक मंत्री पद मिला था बीएसपी को। उसके बाद में यस यस ये ये मिल पांचवा या सकता है। चौथा या पांचवा राज्य बनेगा जहाँ पे अगर बनता है तो ये यस बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात होगी। मैं यस एक बात समझना चाहूंगा कि जैसे आपने यहाँ के दिग्गजों को हराया है, ये तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है। यस आपने जिनको भी हराया है यहाँ पे, काफी दिग्गजों को हराया है, और यस आपने उन्हीं पार्टी के लोगों को हराया, मतलब उनके ही पार्टी के लोगों को हराया है। तो कुछ मतलब तनावपूर्ण स्थिति भी आई होगी कुछ लड़ते टाइम पे। यस यस जरूर जरूर जरूर। तनावपूर्ण स्थिति मतलब एक दो दो तीन जगह पे बहुत तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हुई थी। लेकिन हमें, हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में काम करने वाले लोग हैं, और जो हमने वहाँ कैंडिडेट जो खड़े किए थे और जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं पार्टी से, वो बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले लोग हैं। भले हम्म। वो सब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, ट्राइबल है और ट्राइबल होके क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं सब। हम्म। और वहाँ कोई दलित नहीं है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के है, ट्राइबल लोग, कन्वर्शन लोग है क्रिश्चियन हम्म। में। तो वो लोग बाबा साहब की विचारधारा को अभी मानते हैं। और इसलिए हम हम्म। लोगों ने किस जगह पे ऐसा होता है उस जगह पे हम लोगों ने अच्छा से मैनेज किया, हम लोगों ने वो संघर्ष करने नहीं दिया। बहुत जगह अच्छा। जैसे नागालैंड जैसे स्टेट में, या जहाँ ट्राइबल स्टेट बहुत जगह पे होता है, ऐसी जगह पे संघर्ष तो हम्म। होता रहता है। इलेक्शन के टाइम में बहुत बड़े फोर्स भी लगाया जाता है वहाँ। लेकिन हमारे हम्म। पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी भी जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले लोग ऐसा कभी नहीं करते। और वो ट्रैक से चलते हैं।
इसलिए बाबा साहब की विचारधारा जिस जिस जगह पे पहुंचेगी, जिन भी जगह पे पहुंचेगी, वहां जरूर क्रांति आएगी, वहां जरूर विक्ट्री होगी और उस जगह पे लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। अच्छा, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि राजनीति की बात। अभी मुझे एक बात समझना है कि आपने मुझे एक बात समझाई थी शुरुआत के दौर में कि मुस्लिम कम्युनिटी को जब आप बता रहे थे जय भीम, यस। तो मुझे ये बोलना है कि जहाँ पे भाषा का कोई मतलब वो हिंदी भाषा नहीं है, वहाँ पे कुछ लेवल पे इंग्लिश चलती है, कहीं पे समझ भी नहीं आती, मुझे नहीं पता अभी वहाँ का कैसा लैंग्वेज का माहौल है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने ईशान्य भारत में काम करना, ये जिम्मेदारी कैसे ली और उसको मतलब आपके दिमाग में क्या था वो करते हुए? कैसा है राहुल जी कि मन में अगर कोई भी एक चीज हो, जैसे कि बाबा साहब की विचारधारा सर्वसामान्य मतलब कॉमन पीपल्स तक पहुंचनी चाहिए, हर एक स्टेट में पहुंचनी चाहिए, स्टेट के हर एक कम्युनिटी तक पहुंचनी चाहिए, ये एक मन में एक ठान लिया था कि यहाँ आने के बाद बाबा साहब की विचारधारा को यहाँ हम लोग सब जगह पे पहुंचाएंगे। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ का एक संरचना मैं बताता हूँ कास्टिज्म की। कास्टिज्म मतलब कास्टिज्म नहीं है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में जैसा कि असम में 17 ट्राइब्स है, तो यहाँ सबसे बड़ा दूसरा एक इशू मैं बताता हूँ। 17 ट्राइब है तो 17 ट्राइब की 17 लैंग्वेज है। जैसा कि प्रमुख ट्राइब मेघालय में 3 ट्राइब है, तो वो 3 ट्राइब की 3 लैंग्वेज अलग है। सेम अपना त्रिपुरा में ऐसा, नागालैंड में ऐसा सेम। ये जो ट्राइब्स है, हर ट्राइब की अलग अलग भाषा है। तो इसलिए वहाँ जब हम लोग जाते हैं, जो रूरल एरिया में ज्यादा जाते हैं, तभी हिंदी नहीं चलता है या इंग्लिश भी नहीं चलता है। तो ऐसी जगह पे कोई ना कोई तो ट्रांसलेटर करने वाला कोई पढ़ा लिखा बंदे को साथ में लेके वो उस जगह पे जाके वो लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समझाने का काम करते हैं। और मैंने तो यहाँ तो देखिए, यहाँ की कैसा है, शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या ज्यादा है, जनरल कम्युनिटी और मुस्लिम। हेलो। हेलो। तो मुझे ये बात सम, मुझे ये बात में समझ में आ रही है कि आपको लैंग्वेज का तो बहुत इशू हुआ। यस। अब मैं जानता हूँ कि ये राज्य भी अस्थिर है, बहुत अस्थिर है। यहाँ पे यस। बहुत सारे उग्रवादी संगठन भी है, बहुत यस। सारे जंगल का एरिया भी है, यस। दरिया है, पहाड़िया है, बहुत बहुत है। सारा मतलब अलग चीजें हैं। तो यस। यस। इनके कल्चर में अम्बेडकराइट मूवमेंट को घोलना ये कोई इजी यस। बात नहीं थी। तो ये कैसे संभव किया आपने? लेकिन कैसा है कि वो भी लोग हैं और उनको समझाने का तरीका अपने पास में होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी विचारधारा की संपत्ति अपने पास में है कि मैं ऐसा ही सिंपल जाता था। मैं ऐसी जगह जगह पे गया हूँ, अभी लाइव में बता नहीं सकता है कि जंगल के एरिया में जहाँ लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसे लोगों को जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मैंने बताया। और ट्राइबल कम्युनिटी में जाते वक्त हम लोग एवरी टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से भारतीय संविधान मतलब जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकशाही क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से क्या अधिकार दिया, और इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रखनी चाहिए, कौन रख सकता है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मतलब क्या सपना था रिपब्लिक उनको ये संकल्पना को लेके। और ये अपना घर है। ट्राइबल लोगों को समझाते वक्त हम बोलते थे कि इस देश में दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना घर है ही नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा देश का टुकड़े करने वाली विचारधारा है। चाहे कोई धर्म के नाम से चल रहा है, कोई जात के नाम से चल रहा है, कोई कम्युनिटी के नाम से चल रहा है, कोई ऐसा प्रांत के नाम से चल रहा है, ये तो देश को टुकड़े करने वाली संकल्पना है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन नाम की जो संकल्पना है, ये अखंड भारत की संकल्पना है। सभी जाति धर्म पंथ प्रांत के सभी लोगों ने एक जगह पे आके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके अपनी खुद की डेवलपमेंट सभी अंगों से डेवलपमेंट करना है। ये इतनी बड़ी सोच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है, और यही सोच लोगों को बहुत बढ़िया से अपील हो गई। बहुत बड़ी लोगों को ये अच्छा लगा, और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा क्रांति होने जा रहा है। ये रियलिटी है, ये तो शुरुआत है, ये तो चिंगारी है नागालैंड की। हेलो। आपके इस क्रांति शब्द में मुझे बहुत सारी चीजें छुपी हुई लग रही है। मतलब क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। अभी कैसा है कि ऑनलाइन में ओपन बताएंगे तो विरोधी नहीं ठीक पार्टी है, कोई उसको बात रोकने नहीं। की कोशिश मुझे करेंगे, मुझे क्योंकि याद है इससे पहले मुझे मेरे याद है मेरे जब ऊपर आप दो तीन बार। बहुजन संगठन पे इसके पहले आए थे, तो आपने यस। मुझसे चर्चा करते हुए या शायद हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज बोली थी
कि सर जी, ईशान्य भारत में कुछ ना कुछ तहलका होगा, कुछ ना कुछ धमाका होगा, हम रिजल्ट लाएंगे। ये चीज शायद यस आपने मुझे बोली थी, मुझे याद है। यस। तो अभी आप क्या प्रॉमिस करना चाहोगे मुझे? जरूर जरूर 100%। अभी तो नागालैंड में जो अभी ये चिंगारी भड़की है उसका भड़ाका बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसका एक फेवर गया है अभी अम्बेडकरिज्म का, और इससे इससे बहुत बड़े रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अभी एवरी ईयर में एक एक इलेक्शन है, जैसे कि अभी नेक्स्ट 24 में अरुणाचल का इलेक्शन है, उसके बाद में 25 में मिजोरम का इलेक्शन है, फिर जी 26 में आसाम का इलेक्शन है, फिर 27 जी में मणिपुर का इलेक्शन है, फिर जी। 28 में फिर नागालैंड आ जाएगा। तो ये अभी हर साल में है। अभी यहाँ से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा हर जगह पे। अच्छा, जैसे ये जो अगले 5 सालों का मतलब, ये जो आपने 10 साल वहां पे मेहनत की, तो अभी उसके उस बीज के फल आना शुरू हो चुके हैं। ये शुरुआत हो गया। और मेरे साथ में बहुत सारे कुछ लोग मुझे 2018 में 19 में कुछ अपने महाराष्ट्र के लोग भी दिल्ली में मिलते थे, उनके साथ में डिस्कशन किया करता था मैं। तो वो लोगों ने अभी ये सोशल साइट में डाला है कि विनोद भाई ने 2018 में 2019 में उन्होंने बोला था कि 2023 से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये संकल्पना से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वैसा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। मैं तो ये समझ सकता हूँ कि मैं बोलते हुए भी 10 बार वो आरपीआई अठौले बोल रहा हूँ। तो मतलब वहां तो कोई इस टाइप से ग्रुप मतलब गुट है ही नहीं वहां पे। वहां पे तो आपने एक आरपीआई लेके ही आप चले होंगे, बाबा साहब की संकल्पना लेके ही चले होंगे। मैंने कैसा है कि यहाँ जब मैं 2016 में जब असम में हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थोड़ी सी थी, मतलब मंत्री जी को मानने वाले कुछ लोग थे असम में। उसके बाद में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये बाकी की जो 7 स्टेट है, वो 7 हाँ, स्टेट में अपनी पार्टी पहुंची नहीं थी कुछ, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले ऐसा नहीं है। मैं रिपब्लिकन मैं नाम का दल या कोई अम्बेडकरिज्म का दल कोई भी नहीं बचा था, अभी तक नहीं मतलब पहुंचा। मैं यहाँ पे और एक बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा। कोई यस बामसेप का गट या कोई बीएसपी का गट या बीएसपी पार्टी, सर। मैं इनका मैं कोई अस्तित्व था अम्बेडकरी उधर? सर मैं अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले कोई भी ये ईच एंड एवरी कोई भी छोटा सा भी कार्यकर्ता हो, अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करता है तो उसके खिलाफ मैं कभी नहीं बोलूंगा और बोलता भी नहीं कभी। और राजनीति मतलब अपने गुट में राजनीति नहीं करता, मतलब अम्बेडकरिज्म में या अम्बेडकरिज्म लेके चलने वाले लोगों के बीच में कभी राजनीति मतलब नहीं करता। आप ये कहना लेकिन चाहते हो कि हमारे आपकी जो 2016 से फाइट है। लेके 2016 से लेके आज तक मैं जितने भी एरिया में गया हूँ, जितने भी हाँ, घुमा हूँ, हर जगह पे नीला झंडे जाके जय भीम का नारा दिया हो, मुझे इसमें से कोई नहीं मिला। ये रियलिटी है, ये मूवमेंट अच्छा, से कोई भी नहीं मतलब मिला। ईशान्य भारत में अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि नहीं यहाँ दिया। पे अम्बेडकराइट मूवमेंट हम बना सकते हैं। क्योंकि यस हम महाराष्ट्र में जब 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 बड़ी बड़ी भाषण मतलब व्याख्यान करते हैं, भाषण करते हैं, लेक्चर करते हैं, तब बड़ी बड़ी भाषणों में हम बोलते हैं कि बाबा साहब का जो मतलब विचार है, ये सर्वव्यापी है, ग्लोबल है। लेकिन वो ईशान्य भारत तक भी नहीं हम पहुंचा पाए। ये भी एक सर। रियलिटी एक आपके माध्यम से मुझे एक समझ एक रही है। एक एक हादसे के बारे में मैं बताता हूँ कि एक लास्ट टाइम 2018 में एक जगह पे मैंने एक मीटिंग लगाया था, आई थिंक गारो हिल में तूरा करके एक एरिया है, मतलब हम्म, मेघालय से, जैसे कि गुवाहाटी से भी कम से कम 2-3 घंटा लगता है और शिलोंग से भी 2-3 घंटा लगता है। वहाँ गारो गारो कम्युनिटी के लोग हैं, गारो ट्राइब से। बहुत मतलब पिछड़ा ट्राइब है, जंगल पहाड़ी इलाके में ऐसा रहते हैं, गारो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ। एक मैंने मीटिंग लगाया था और एक बैनर था, और हम्म। वो बैनर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, सम्माननीय रामदास अठौले साहब और मेरा फोटो था। तो वहाँ बहुत ही मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग वहाँ आए थे, उनको लैंग्वेज भी सीधा नहीं आता था। तो वहाँ हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होने के बाद में मतलब मंत्री जी को लेके गया था मैं, सम्माननीय रामदास अठौले साहब को वहाँ लेके गया था एक मीटिंग करने के लिए। हम लोगों ने जब मीटिंग किया तो हमारे गाड़ी के पास में कुछ लोग आ गए, वो कुछ बोलना चाहते थे तो उनको लैंग्वेज हमें पता नहीं चल रहा था। तो उनके में से एक हमारा कार्यकर्ता था, उसको बुलाया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं जरा बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं शॉक हो गया, मुझे मतलब एक जगह पे मुझे किसी ने तो कान के नीचे मार दिया ऐसा मुझे लगा लगा था। कि उन्होंने ये कहा कि जी। ये उनकी भाषा थी, ये मंत्री जी ई टू आदमी आया है, ई टू आदमी आया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो को देख के बोल रहे थे कि ये आदमी कब आएगा। क्या रहे हो? और मुझे बहुत ही मतलब उसी टाइम से ये कैसा झटका लगा ना कि अरे हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट को पूरे देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं घर में बैठ के, लेकिन यहाँ लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा फिर। ये 2018 की नहीं, बात है सर, 2018 ये की। ये ये और सचमुच तभी चिंतनीय से बात है। यस मैंने तभी से ठान लिया कि दूसरे के ऊपर बोलने से मतलब नहीं है।
मुझे करना है, मेरा भी कर्तव्य है ना, हम्म मैं भी ये मूवमेंट का भाग हूँ, तो मेरा कर्तव्य है। मैं नहीं पहुंचा इसकी मुझे लज्जा आ गई, हम्म तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि अभी ईच एंड एवरी, जो भी हो कैसा भी हो, चाहे कोई मारे कुछ करे, लेकिन ऐसी जगह पे बाबा साहब पहुंचाना है। और लास्ट के 2 4 4 5 ईयर में हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को विचारधारा को, नीला झंडा को वहां तक पहुंचा सके। आज ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत ही जगह पे आपको नीला झंडा घर पे लगा हुआ दिख जाएगा। जनरल कम्युनिटी के घर में नीला झंडा दिखाया देगा। आसाम के ब्राह्मण कम्युनिटी के घर में नीला झंडा दिखाई देगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो दिखाई देगा, सन्मान्य रामदास जाटवे साहब का फोटो दिखाई देगा। मैतेई समाज जो मणिपुर का है, वो जनरल कम्युनिटी का है, उसके उसके घर में नीला झंडा देखने को मिलेगा। एक क्या अलग बात क्रांति है। है यहाँ का। और यहाँ सब के जय शेड्यूल भीम कास्ट लोग बोलेंगे। नहीं है मेरे साथ, शेड्यूल कास्ट लोग बहुत कम है मेरे साथ में यहाँ। लेकिन जनरल कम्युनिटी के, उसके बाद में माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के, ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत बड़े तादाद में लोग हमारे साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ये थीम ही ऐसी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, भारत देश में रहने वाले ईच एंड एवरी धर्म, जाति धर्म के लोगों ने इकट्ठा आके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संसदीय लोकशाही को मजबूतीकरण करने के लिए रिपब्लिकन संकल्पना को बड़ा करना चाहिए। उसमें आके सब लोगों ने काम करना चाहिए। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सेम आपको देखने को मिलेगा, सभी जाति धर्म के लोग ये कहा आके नीला झंडा को आगे लेके चल रही है, जय भीम का नारा आगे बढ़ा रही है। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भी सेवन सिस्टर के जो भी राज्य है, यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। मुझे कुछ चीजें समझनी है सिर्फ यहाँ पे, कि आपने, Yes. आप पर कभी हमले हुए हैं, या आप पर कभी ऐसे कष्टदायक कुछ क्षण आपको गुजारने पड़े इस पूरे बहुत बार ये मोमेंट को चलाते हुए? Yes. बहुत बार, मतलब एक 2 3 बार तो स्टार्ट में मेरे ऊपर हमले हुए थे। आसाम में भी ये 2 बार हुआ था, नागालैंड में हुआ था, उसके बाद में त्रिपुरा में हुआ था। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया, या मैंने मतलब इसके बारे में उसका भांडवल करके किसी का सहानुभूति, मुझे जरूरत नहीं है। मेरा काम, मैंने टारगेट रखा है अम्बेडकरिज्म मूवमेंट को यहाँ सक्सेसफुल करना है, इसलिए तो हद से होते रहते हैं। बस ठीक है, वो लोगों ने अटैक किया था, लास्ट स्टेप का अटैक था, लेकिन मैं बच गया उसमें। और उसमें बचने के वजह से मेरे मन में एक ऐसा चेतना जागृत हुई कि अभी यहाँ तो इस जगह पे, अटैक में तो मैं मरा नहीं हूँ, इसका मतलब है मेरे हाथ से 100% कुछ तो होने वाला है। अच्छा, इसलिए मैं फिर क्या जोर से बात है। उठ के खड़ा हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा कितनी महान है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मतलब लास्ट स्टेप तक का अटैक था, वही लोग आज मेरे साथ में काम करते हैं, क्या वही मेरे बात है, सिक्योरिटी क्या फुटेज बात है। घूमते हैं मेरे साथ में। यस यस, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की ताकत, ये बाबा ये साहब की हाँ, विचारधारा जी की जी जी, सही सही ताकत। बोले। यस मैं भी यही बोलने वाला था कि ये भी है बाबा साहब की विचारों की ताकत है, क्योंकि माफ करना भी सिखाया, यस, तो वो भी बाबा साहब ने हमको सिखाया कि जिसने 100 हम दिन। पे कभी हमला किया उसको भी माफ करो, उसको भी साथ लेके चलो। ये भी यस यस बुद्धा की और बाबा साहब की जो मोमेंट है उसका ही एक परिणाम है, कि जिसको आप आगे लेके चल रहे हैं। तो यस मतलब एक समझ रहा हूं मैं कि आपने कितने कष्टों के साथ, कितने मतलब हम लोग जितने भी हमले हुए उससे बचकर आपने इस यस। मोमेंट को, मतलब जान की बाजी लगाकर आपने इस मोमेंट को बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं अंत में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या यस, आगे की स्टेप्स क्या है सर? आगे स्टेप अम्बेडकराइट मूवमेंट को अभी, बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको ऐसा लगता है, या? यस, जी बोलिए। अम्बेडकर राइट मूवमेंट को, जैसे कि अम्बेडकर राइट मूवमेंट में थोड़ा सा महाराष्ट्र में या बाकी की जगह पे बहुत ही बड़ा संभ्रम है। अम्बेडकर राइट मूवमेंट में संभ्रम ऐसा होता है कि एवरी अलग अलग संगठन के माध्यम से लोग काम करते हैं, तो उनका वो वोट के डिवाइडेशन हो जाता है। तो अम्बेडकर राइट मूवमेंट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम्म 1956 में हम लोगों को दो हम्म ही मार्ग दिया है। हम्म एक धार्मिक मार्ग दिया है, वो बुद्धिज्म के धर्म से, और दूसरा हम्म पॉलिटिकल मार्ग दिया है, वो रिपब्लिकन के थीम से। हम्म ये दो ही हम्म मार्ग दिया है। उसके हम्म पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी किया है वो 56 के पहले, लेकिन हम्म 56 में ये दो मार्ग हमारे सामने रखा है कि पॉलिटिकली बराबर आप इसमें जाओ, और धार्मिक मतलब धर्म के लिए आप इसमें जाओ। तो हम बराबर। सब लोगों ने रिपब्लिकन थीम को आगे लेके चलना चाहिए, रिपब्लिकन मूवमेंट में काम करना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिकन मूवमेंट देश को अखंड रखना चाहती है। हम्म रिपब्लिकन का अर्थ ही वैसा होता है। रिपब्लिकन मूवमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूतीकरण देना चाहती है। रिपब्लिकन मूवमेंट
इस देश में प्रताड़ित हुए लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलवा के देना चाहती है। और रिपब्लिकन मूवमेंट देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपना काम करती है। इसलिए इसमें काम करना चाहिए सभी लोगों ने, सभी युवा वर्गों ने। और अपने अपने कोई भी गुड्स लेके चलना, ये चलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन बाद में आएगा, फिर हम लोग ऑटो लेके पार्टी में क्यों काम करेंगे, हम इसमें क्यों करेंगे। जैसे कि रिपब्लिकन एक थीम है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 1957 में एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के पास में सेम नाम नहीं मिलता है, इसलिए ब्रैकेट में कुछ ना कुछ तो नाम लेना पड़ता है। ये टेक्निकल इश्यू है, लेकिन थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है रिपब्लिकन की। भले कोई भी जगह पे रिपब्लिकन के अंडर में काम करो, लेकिन वो आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। वो आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए हम लोगों ने उसमें काम करना चाहिए, उसको मजबूतीकरण देना चाहिए। नहीं, आप सही बात बोले कि आप टेक्निकली वो पार्टी का नाम क्या रखते हो वो चीज अलग है, लेकिन अगर हमको बाबा साहब का काम करना है तो हमें रिपब्लिकन जो भी विचारधारा है, जो भी रिपब्लिकन पार्टी का जो भी एक ढांचा है, तो उसके हिसाब से ही हमने काम करना चाहिए। ठीक है, हर बार कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं तो टीका टिप्पणी होती रहती है। इससे उभर कर भी हमने अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक साथ आकर कुछ काम करना चाहिए। एक दूसरे के साथ जो भी हमारे इश्यूज है उसको रिजॉल्व करके जितना हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट बढ़ाना है तो हमें ईगो नहीं होना चाहिए और हमने आगे चलना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ हमने आगे चलना चाहिए। आपकी बहुत बहुत बढ़िया आपने विचार रखे हैं। अंतिम में आप ये इस तरीके से जो रिजल्ट है पूरे देश में आना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि चलो नागालैंड में आया है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में भी आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, मतलब पूरे भारत में आना चाहिए इस तरीके से रिजल्ट। तो इसके लिए हमने को क्या क्या करना होगा? अम्बेडकर राइट मूवमेंट में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी संगठन में काम करते हैं, उनका रिजल्ट आना चाहिए, वो सक्सेसफुल होना चाहिए। ऐसे ऐसे ही मेरी मनोकामना है। जैसे कि लास्ट टाइम सम्माननीय प्रकाश जी अम्बेडकर साहब ने जो वंचित भोजन आघाड़ी के माध्यम से बहुत अच्छा सोशल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम किया, मतलब किया था, प्रयोग किया था महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा लगा था। और उसमें हमें लगा था 100% कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन दुर्दैव से वहाँ रिजल्ट नहीं आया। तो चलो अच्छी बात है, मतलब ठीक बात है, लेकिन आगे जाके उनसे भी रिजल्ट आ सकता है, उन्होंने अगर टेक्निकली सिस्टम से काम किया तो। और हमें बहुत आनंद हो जाएगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का वंचित बहुजन हो, कोई दलित हो, कोई बहुजन हो, या हमारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। रिपब्लिकन का कॉम्पिटिटर तो अलग है। रिपब्लिकन का कॉम्पिटिटर तो देश में बैठे जो बड़ा पार्टी है वो उनका कॉम्पिटिटर है। रिपब्लिकन का कॉम्पिटिटर अपने मूवमेंट में काम करने वाला कोई नहीं है, मतलब अम्बेडकरी मूवमेंट को लेके चलने वाला कोई भी हो, वो कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है, वो हमारे भाई है। और मुझे ये बताइए ना कि अभी मतलब अभी के युग में कोई भाई भाई सगे भाई भी एक जगह पे एक घर में नहीं रहते, बाजू के घर में रहते हैं, दूसरा घर बना के रखते हैं। ऐसा ही हमारे भाई है, सब लोग ये अलग अलग घर है भाई। उनका उनका सक्सेस हो गया, हमारा आनंद है। हमारे भाई का बर्बादी होगा तो हमें तो थोड़ी खुशी होगा। बहुत अच्छी बात रखी है। बाबा साहब ने जो बंधुत्व हमको बताया है, जो फ्रैटर्निटी बताई है, तो इससे अलावा इससे मतलब दूसरा कुछ नहीं है। यही फ्रैटर्निटी है, यही ब्रदरहुड है, यही भाईचारा बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। और यार पॉलिटिकली ये तो चीजें चलती रहती है। उनका सक्सेसफुल होता है तो हमें आनंद है, हमारा सक्सेसफुल होने के बाद सबको आनंद होना चाहिए। और दोनों ने मिलकर आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें, इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात पर हम आज मतलब जो भी आज इस चर्चा को हम लेके आए, तो प्रॉपर टॉपिक पे हम आज आ रहे हैं कि अगर मतलब अपने भाई की जो खुशी है, मतलब अगर उसका यश है तो उसको हमको खुशी होनी चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से अगर हम साथ में मिलके या एक दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए अगर कुछ कर सकते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन बना के अगर कुछ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी ये चीजें हैं आने वाले मतलब आप बड़े लीडर हो, आपके डायरेक्टली आठवले साहब के साथ अच्छे संबंध है, आप मतलब जो भी है, तो आप तो चल रहे हो, आगे भी बहुत सारे लोग चलेंगे, ऐसी आशा मनोकामना व्यक्त करते हैं। आपने काफी चीजें मुझे बताई है, काफी अच्छे तरीके से आपने मुझे नागालैंड का विश्लेषण यहाँ पे बताया है। अंत में कुछ आप बताना चाहेंगे तो बताइए, ताकि हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर सकेंगे।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले इस दल के माध्यम से अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिजल्ट आ रहा है, इस जगह पे बहुत बढ़िया से हम लोग मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले चाहे कोई भी गुट में हो, चाहे कोई भी संगठन में हो, ये सब लोगों ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसा हो वैसा सपोर्ट करना चाहिए। उनका जिस जगह पे रिजल्ट आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ऐसी जगह पे हम लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो एक भाईचारा बढ़ाने का काम ये मूवमेंट में काम करने वाले सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ में रखना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सब लोगों को मैं सिर्फ इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट अभी फल आना शुरुआत हो गई है। आने वाले 5-10 साल में यहाँ बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। कुछ स्टेट्स ऐसे है कि जो मेरे मतलब स्ट्रेटेजी के अंडर में है कि वहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस दल के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं आने वाले कुछ 5-10 साल में। तो ये बहुत ही बढ़िया से स्ट्रेटेजी की तरफ से हम लोग चल रहे हैं। आप ये सब लोगों का सहभाग आप सब लोगों का ये आशीर्वाद। यस ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि यस आने वाले समय में आप नॉर्थ ईस्ट में चीफ मिनिस्टर बना रहे हो। श्योर श्योर श्योर, मुझे कॉन्फिडेंस है, आई हैव कॉन्फिडेंस। ओके मुझे ओके और कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे मेरे काम के ऊपर कॉन्फिडेंस है। सम्मानीय रामदास जी आठवले साहब का आशीर्वाद, उनका जो हाथ देने का मदद करने का जो स्टाइल है, उसके आधार पर हम लोग ये कॉन्फिडेंट आया है कि हम कर सकते हैं। मुझे क्योंकि हमें मालूम है सर, राहुल जी, अभी मेरे पास में तकरीबन नागालैंड में 40 कैंडिडेट थे। 40 हाँ 40 कैंडिडेट मेरे पास में थे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 8 कैंडिडेट हमारे पास कैंडिडेट नहीं इसलिए 40 कैंडिडेट थे मेरे पास में। लेकिन जी सबसे इंपॉर्टेंट बात अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले मेरे भाई और बहनों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अपनी जितनी भी पार्टी है, चाहे किसी का भी अम्बेडकर मूवमेंट काम करूंगा, हमारे पास में बड़े पैमाने से फंड नहीं होता है, और राजनीति फंड के सिवा नहीं होती है। राजनीति में जी या इलेक्शन में मूवमेंट में बहुत सारा फंड लगता है पार्टी को सक्सेसफुल करने के लिए। ये फंड हमारे पास में नहीं है। इतना सेंट्रलाइज फंड हमारे पास किसी के पास भी नहीं है अम्बेडकर मूवमेंट में काम करने वाले लोगों के पास। और ये फंड न होने के कारण हम लोग ज्यादा सीट्स खड़ा नहीं कर सकते हैं या ज्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितना छोटा छोटा करके हम लोग उसमें सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अभी इसके माध्यम से कुछ लोग हमें मदद कर सकते हैं, मतलब बाकी के व्यापारी लोग या ऐसा हमारे पास में कोई नहीं है। तो जैसा अपना रिजल्ट देख के कुछ लोग हमारे पास में अटैच हो सकते हैं और मदद हो सकती है, तो आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है हम लोगों को। जी मुझे मुझे ये बात समझ में आई। मुझे एक बात अंत में कुछ समझना है। आपने जो बात कही कि मैं आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बना सकता हूँ अगर इस तरीके से एक सपोर्ट मिलता रहे और आपका जो मतलब जो भी आशीर्वाद आप आपके नेताजी का जो है वो अगर बरकरार रहे और जो भी रहे तो हो सकता है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा मेरी तरफ से कि यस जैसे कि भारत में जो पार्टियां राष्ट्रीय बनी है तो लगभग हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेल्ट में जो भी उत्तर भारत का जो बेल्ट है वहां से बनी है। लेकिन यस यस राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जैसे आपने यस मुझे समझाया था कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जब तक 4 राज्यों में हमारे 2% एमएलए नहीं बनते हैं या यस 6% वोट नहीं मिलता है तब तक हम यस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकते हैं। तो यस यस यही हुआ कि एआईटीएमसी जिसको हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं, उसने यही छोटे छोटे राज्यों को कॉन्सेंट्रेट किया और वहां पे रिजल्ट लाके अपने 2-2% एमएलए चुन के लाए या 6% वोट लेके वहां पे वो राष्ट्रीय पार्टी बनी। सेम रिजल्ट राष्ट्रवादी से फूटी हुई जो पीए संगमा की जो पार्टी है जिसको हम एनपीपी बोलते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कोनराड संगमा जो मेघालय के अभी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो चला रहे हैं। तो उन्होंने भी इन छोटे छोटे राज्यों में अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। जैसे नागालैंड में भी उनके रिजल्ट आए, मेघालय में भी रिजल्ट है और आने वाले त्रिपुरा इधर भी उनके कुछ रिजल्ट है। तो जिसके वजह से वो भी राष्ट्रीय पार्टी बनी। तो ये नॉर्थ ईस्ट से 2 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और जेडीयू जो पार्टी है, तो जेडीयू भी ये सोच रही थी कि झारखंड और उसके बाद में बिहार और उसके साथ में अगर वो वर्कआउट करते हैं तो यहाँ के अगर 2 राज्य उसको मिल सकते हैं तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड। तो ये चीजें मेरे दिमाग में आई थी। तो क्या मैं भविष्य में ये समझ सकता हूँ कि आरपीआई आठवले एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है? श्योर श्योर, व्हाई नॉट, 100% बनेगी, क्यों नहीं, 100% बनेगी। और उसी तरफ से हमारी ये चालू है, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं।
राष्ट्रीय ये पार्टी काफी कैसा होता है कि गौरवान्वित बात। मैं कैसा मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इलेक्शन कमीशन के रूल के आधार पर 6% वोट या 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी 6 स्टेट में 6% वोट या 3 एमएलए आना चाहिए, मिनिमम 3 एमएलए। मतलब 2% एमएलए। हाँ, 2% 2% एमएलए। एमएलए। यस, तो यहाँ जो 8 स्टेट्स है ना, उसमें 8 स्टेट में जो छोटे छोटे राज्य है, इसमें दो तीन जगह पे हम लोगों का एमएलए जिता सकते हैं। ऐसा है बाकी के लोगों को, पार्टी को, यहाँ तो लोकल पार्टी ज्यादा चलती है, लेकिन बाकी के पार्टी को ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग जिता सकते हैं, वो कुछ हम्म। सक्सेस भी हो सकते हैं उसमें। तो रिपब्लिकन पार्टी को ये बहुत बड़ा चांस है आने वाले टाइम में यहाँ नेशनल राष्ट्रीय पार्टी होने का। हमें क्योंकि 8 के 8 राज्यों में हम लोग बहुत अच्छा तरह से काम करते हैं, मतलब लोगों का ग्रेट। बहुत अच्छा तरह संपर्क में है, और बहुत अच्छा तरह से संगठन भी है। 8 के 8 राज्य में, आसाम से लेके सभी सभी स्टेट में। ग्रेट। तो यहाँ हमें चांस है आने वाले टाइम में रिपब्लिकन पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का, बहुत ही बड़ा चांस है। यहाँ से ये पार्टी नेशनल पार्टी हो सकती है। ये काफी गौरवान्वित बात होगी, काफी अभिमान यस, वाली बात होगी। या बाबा यस, साहब को जिस जिस मतलब जब जो हम आरपीआई का जो या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो गौरवशाली इतिहास बताते रहे हैं, वो यस, शायद यस, यस। आपकी आपकी तरफ से शायद वापस वो उस तरीके से आए। तो हम आशा करेंगे कि क्या हो सकता है आगे। आपकी राजनीतिक जो भी महत्वाकांक्षाएं है, जो भी प्लान है, स्ट्रैटेजीज है, वो बरकरार रहे, वो आगे चलती रहे, उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाते रहिए, जय भीम बोलने वाला समाज बनाते रहिए, नीले झंडे घर पे लगाने वाला समाज बनाते रहिए। ये बहुत सारी मनोकामना है, शुभकामनाएं हैं। और आप इस विक्ट्री के हीरो है, नायक है, ये मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू और सर। इसी इसी बात को मैं यहाँ पे जाते समाप्त जाते करता हूँ। जाते 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 मैं एक सिर्फ बताना चाहता हूँ, मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो चीजें मैंने मन में ठान लिया था 2016 में, जब मैं भारत भीम यात्रा करके हम लोग यहाँ आए थे, मंत्री जी ने मेरे ऊपर, मतलब सम्मानीय रामदास जी अठवले साहब ने मेरे ऊपर जवाबदारी दी। तभी मैं चैत्य भूमि में एक बार गया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरण स्पर्श करने के लिए। वहां से मैंने काम स्टार्ट किया था कि मैं एक नया जगह पे जाके मेरा काम कर रहा हूँ। एक मेरा मन का आस्था आस्था थी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को चरण स्पर्श करके वहां से निकला। तभी मैंने एकदम, मतलब ये अतिशक्ति नहीं है, मैं रियलिटी में जो कुछ भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सभी मेरे भाई बहनों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने उसी टाइम में एक शपथ ली थी, चैत्य भूमि में, 2016 में, कि जब तक रिपब्लिकन मूवमेंट का जीत के आया हुआ, मतलब जीता हुआ रिपब्लिकन मूवमेंट का एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब तक मैं लेके आता नहीं, तब तक मैं चैत्य भूमि के अंदर नहीं आऊंगा। मैं 7 ईयर से चैत्य भूमि के अंदर कभी नहीं गया। तो अभी मैं काफी चैत्य जोरों भूमि के से साथ। बाहर था। मैं चैत्य भूमि के कभी 1 बार 3 बार गया था, लेकिन बाहर से आया, क्योंकि मैंने शपथ लिया था, मन में ठान लिया था कि मुझे एनी हाउस करना है ये मूवमेंट के लिए। और सम्मानीय रामदास जी अठवले साहब का आशीर्वाद, उनका हाथ मुझे मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, और आज मैं एमएलए जिताने लाने के लिए सक्सेसफुल हो गया। अभी पूरे गर्व से मैं वो 2 एमएलए को लेके चैतन्य में आऊंगा, वो लोगों को क्या लेके बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों पे। यस, क्या बात है, क्या बात है। यस, ये सबसे बड़ी कवरेज होगी। ये हमारे यस, तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आपने हमको दी है कि आने वाले समय में आप चैत्य भूमि पे जो आपने यस, कसम ली थी, यस। वो आप निभा रहे हो। मुझे याद आ रही है सोनबा येवली की वो कसम कि जो पानी लेकर बैठे सर, थे बाबा साहब के सात लिए। साल राहुल जी, 7 ईयर में चैतन्य के अंदर नहीं गया। मैं कितना पत्थर दिल पे रखा होगा मुझे मालूम है, बाबा जी, साहब को बहुत चरण बहुत स्पर्श करने बहुत के लिए। आप आपके उस शपथ का आज अंत हुआ यस, है। और आज यस, नए पारी को आप शुरू करेंगे, मतलब यस, नई शपथ लेने की पारी को आज अब आपको शुरू करना है। जरूर, जैसे आपने मुझे जरूर, बोला जरूर। है कि आप मुख्यमंत्री भी बना सकते हो, राष्ट्रीय पार्टी भी बना सकते हो। तो यस, इस बहुत सारी चीजें आपने बताई है। बहुत अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने का ये सुवर्ण क्षण है, आप बढ़ाते रहिए, हम आपके यस, साथ है, मूवमेंट आपके साथ है। अगर आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली भारत का जो भी अम्बेडकराइट समाज है आपके साथ जुड़ता रहेगा, इसमें कोई जरूर। दो राय नहीं है। और अम्बेडकराइट मूवमेंट सच्चाई के साथ होती है, अम्बेडकराइट मूवमेंट अम्बेडकराइट पीपल के साथ होती है। और अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे बढ़ने के लिए जो भी आगे आएगा उसको नायक मानेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में
आपको यश मिले, यही एक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और यहीं पे हम आज हमारी बात समाप्त न करते हुए देखते हैं अगले एपिसोड में कब आप मिलते हैं, जब आप शायद यहाँ पे आएंगे तो 2 एमएलए के साथ शायद हम तीनों मतलब चारों बैठ के यस, वापस एक चर्चा करेंगे, मैं जरूर उनके भी जरूर साथ बात करेंगे। तो जरूर। जय भीम, जय भीम सर, जय भीम। धन्यवाद।